And Ravi Sikha to please come on the dais. And we'll begin with the deliberations and future for the left. I have a suggestion for the sequence. We will begin with Comrade Sarup, and then Jairus and Ravi Sikha. So I invite Sarup to please begin. Thank you. साथियों, आज एक नई सुबह या नई दोपहर, जो दोपहर को सुबह में बदल सकती है, ऐसी एक दोपहर के कगार पर हम खड़े हैं। जैसे कॉमरेड सुभाष ने हमारे सामने पूरी एक ब्लूप्रिंट जैसा रखा है और सपनों की एक रूपरेखा भी रखी है, उसके बारे में जो कुछ भी पिछले 10 साल से हम सब साथ में एनएसआई के मंच पर या तो मंच के भी एक मिनी मंच पर सोचते आए हैं, कुछ उसकी समझदारी आपके सामने रखने की जरूरत कर रही हूँ। हमारा सांस्कृतिक वर्तमान और वाम के सामने चुनौतियां। कोटेशन है, क्रांतियां सपनों को हकीकत का जामा पहनाती है, मगर यथार्थ का प्रवाह अक्सर सपनों के पीछे रहता है। पर आज हम जिस क्रांति के लिए जमीन तैयार करने जा रहे हैं, वह इतनी उबड़ खाबड़ है कि बड़ी मुश्किल से पैर ठहर पाते हैं। वह जमीन इतनी सारी दरारों से कटी फटी हुई है कि हम लंबे अरसे तक मशक्कत करने के लिए मजबूर हैं। देखिए कितनी सारी चुनौतियां हैं हमारे सामने। सबसे पहले तो हमें जिस तरह की राजकीय आजादी मिली है, उससे तो लग रहा है कि हमारा यथार्थ तो हमारे सपनों के पीछे रेंग रहा है। पहला सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या प्रजा में से हम नागरिक बन पाए हैं इन 65 सालों में? प्रजा में से नागरिक बनना सिर्फ एक राजकीय परिघटना नहीं है, यह एक सांस्कृतिक घटना है जो अपने आप नहीं घटती है। वह हमारे नैतिक प्रयासों की पैदाइश होती है, और दूसरी यह घटना राजनीतिक इच्छा शक्ति से भी संभव होती है। आज हमारे आगे जो चुनौतियां हैं वे सांस्कृतिक है, और उनसे मुठभेड़ करने पर ही हम नए समाज के सपनों को यथार्थ में बदल सकते हैं। इन सांस्कृतिक चुनौतियों को आर्थिक और राजनीतिक भूमिका के साथ साथ रखने पर ही उनसे संघर्ष करने की व्यूह रचनाएं तैयार हो पाएगी। वैसे देखा जाए तो हमें जिस तरह का बुर्जुआ प्रजातंत्र और उसका संविधान प्राप्त हुआ है, उसके साथ भी हमें यह सांस्कृतिक बदलाव की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अफसोस की बात यह है कि ना तो हमारा प्रजातंत्र ही समाज के निम्न स्तरों तक पहुंच पाया है, और ना तो हमारा संविधान उसकी बहुत प्रचारित खूबियों पर खरा उतर पाया है, क्योंकि हमारा प्रजातंत्र और हमारे संविधान के बीच कई सारे विरोधाभास दिखाई देते हैं। यूं देखा जाए तो प्रजा को नागरिकत्व देने वाला यह संविधान एक हाथ से हमें कई सारे अधिकार दे रहा है, पर उधर प्रजातंत्र की ओर देखेंगे तो वही अधिकार वह छीन रहा है। कहीं कहीं तो खुद हमें भी उन अधिकारों को पाने की ललक से ज्यादा उनका बलिदान देने तक की पारंपरिक त्याग भावना और त्याग भावना का मिथ्याभिमान भी रहता दिखाई दे रहा है। इस विरोधाभास से एक तथ्य तो जरूर सामने आता है कि हमें नागरिकता की सजगता देने वाला संविधान आधुनिक है, और अधिकार से ज्यादा बलिदान की जो भावना है वह पूर्व आधुनिक है। मतलब कि यह एक बहुत ही गहरा सांस्कृतिक तनाव है जो जर्जर होने पर भी हमारे विचारों में
व्यवहारों में और अनेक तरह की अभिव्यक्तियों में आज भी जीवित है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि क्रांतिकारी खेमे में इस तनाव को निर्मूल करने की चुनौती उठाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? इन तनाव के कुछ दिगर दृष्टांत है। एक तो हमारी वर्ण व्यवस्था, जात पात की सड़ांत को जड़ीभूत करने वाले हमारे तथाकथित प्रजातांत्रिक चुनाव। दूसरे हैं हमारे धर्माधारित पर्सनल लॉज, जिन्हें पारिवारिक कानून भी कहा जाता है। अब एक और हमारे परिवारों का जो पिछड़ा हुआ चरित्र है, उसमें भला कानून नक्काड़ खाने में तूती जैसा है, वरना जाति पंचायतों और खाप पंचायतों की विभीषिकाएं कब की मिट चुकी होती। दूसरी तरफ हजारों जाति ज्ञातियां, प्रादेशिकता, भाषाई इकाइयां, वंशवाद हमारे चुनावों का स्थायी भाव जैसे बन रहा है। सत्ता का पूरा परिदृश्य पूर्व आधुनिक है। इन संकुचितताओं में से आने वाले लोग हमारे आधुनिक संविधान का अमल भला क्यों करेंगे, कैसे कर पाएंगे? फिर हमारे वे पारिवारिक अधिकार जैसे शादी, तलाक, बच्चा गोद लेने के अधिकार, संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार आदि धर्माधारित है। मतलब कि इस देश के बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, आदिवासी, दलित और महिलाएं सबको अपने अपने धर्मों से मिली हुई आज्ञाओं को कानून के नाम पर पालन करना होता है। वहां भला अधिकार कितने बच पाएंगे? इस पर दलितों को हिंदू कोड बिल लागू होना अपने आप में एक विरोधाभास है। और भला ऐसा कौन सा धर्म है जो महिलाओं को सही अर्थों में न्याय और अधिकार देना चाहते हैं, वरना शाहबानों को जूझना पड़ता है। यही तो हमारा सांस्कृतिक दारिद्र्य है कि महिलाओं और दलितों के संदर्भ में हमारा नजरिया, हमारे अभिप्राय, हमारी भाषा, हमारे बर्ताव खतरनाक ढंग से पूर्व आधुनिक है। और उन शोषित वंचित समुदाय की खुद की मानसिकता भी पिछड़ी हुई है, बलिदान वाली, समर्पण वाली। कुल मिलाकर हमें आजादी के 65 साल के बाद भी पितृसत्ता और ब्राह्मणवाद के चंगुल से मुक्ति नहीं मिली है। और हमारा संविधान, जिसने हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के साथ साथ और भी कई सारे वचन दिए थे, वह पूरा नहीं कर पाया है और पूरा करने का मंशा भी दिखा नहीं रहा है। इन वंचनाओं को पर्दाफाश करके हम आधुनिकता के उन सारे मूल्यों को आत्मसात करना चाहते हैं, पर कब और कैसे? सच तो यह है कि आजकल हम सांस्कृतिक आपातकाल में जी रहे हैं। हमारे यहाँ राज्य और धर्म, राज्य और व्यक्ति, व्यक्ति और धर्म, समुदाय, राज्य, व्यक्ति और धर्म के बीच के रिश्तों को तय कर पाने में हमारा प्रजातांत्रिक राज्यतंत्र निष्फल रहा है। संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता तो दूर की बात है, सामान्य और लोकप्रिय सर्वधर्म समानता वाली पूर्व आधुनिक शर्त भी यह राज्यतंत्र निभा नहीं पा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि हमारा राज्य ये बात समझ नहीं रहा है, ये फर्क समझ नहीं रहा है, पर लगता है कि यह रिश्ता तय ना करने में उसका हित है, स्वार्थ है, अस्तित्व की सुरक्षा का सवाल है। क्योंकि धर्म, समुदाय और व्यक्ति के बीच की तंगदिलियां राज्य की कई कमियों को छिपा कर रखती है। यही तंगदिलियां फासिज्म को जन्म देती है, जिन्हें दूसरों से, माने अदर्स से हमेशा खतरा महसूस होता है। क्योंकि ऐसे फांसीवादियों और फांसीवाद को अपना जड़सूत्रवादी सूत्र संचार चाहिए होता है। राज्य जब फासिस्ट हो जाता है तब मुकर जाता है प्रजातांत्रिकता से और पल्ला झाड़ देता है देश की सुरक्षा के नाम पर। ऐसी ही इनकी सुरक्षा दमनकारी, हिंसक कानूनों को जन्म देती है, ओटा, अफसा इत्यादि। और ऐसी सरकारें किसी बाहरी आतंक के नाम पर प्रजा की सांसों को ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रखने में सफल होती है, जिससे अपने अपने कैचुअल में बंद फंडामेंटलिस्ट ताकतों को उभरने का मौका मिलता है, जो प्रजा की मानसिकता पर हावी हो जाती है। सुरक्षा के नाम पर हरदम मिलने वाली असुरक्षा जैसे देश का चरित्र बन रही है, जो कुछ प्रजा विशेष के बारे में अनचाहे पूर्वाग्रह या कई तरह की काई की तरह जमा कर देता है। वह चाहे कश्मीर हो या पूर्वोत्तर के राज्य हो या तथाकथित नक्सल प्रभावित राज्य हो, तो दूसरी ओर गुजरात जैसे तथाकथित विकसित राज्य हो सकते हैं, जहां पर अनकहे आपातकाल से ग्रस्त समाज हो।
कई मायनों में हम पूर्व आधुनिक आतंकित माहौल में जी रहे हैं। कहना चाहिए कि यह 3 स्तरों वाला आतंकवाद है, राज्य का, धर्मों के कट्टरपंथी कठमुल्लाओं का और बाजार का आतंकवाद। यह स्थिति ऊपर ऊपर से तो चाहे राजनीतिक दिखे, पर है तो यह सांस्कृतिक आपातकाल। यह धार्मिक कठमुल्लापन हमें आचार व्यवहार में तो हिंसक अनुभव देता ही है, जिसका ब्यौरा दिया जा सकता है, पर पिछले 25-30 सालों में गुजरे हुए घटनाक्रम की फहरिस्त लंबी हो जाएगी। मुख्तसर यह कि यहाँ पर कलमबंदी हो चुकी है, जुबानबंदी हो चली है और यहाँ तक कि विचारबंदी भी बिना किसी रोक टोक के हमारे कला, साहित्य, सिनेमा, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अपना जाल फैला चुकी है। यह मकड़ी के जाल जैसी मैनीफोल्ड बहुआयामी सेंसरशिप ने मौलिक अधिकार पर तो छापा मारा ही है, और स्वतंत्रता की मूल भावना पर भी चोट पहुंचाई है। यहाँ पर राज्य की भूमिका क्या हो सकती है, इसकी कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, पर हकीकत में राज्य तो वह 3 बंदरों वाला खिलौना बन के बैठा है, जो न कुछ बुरा सुनता है, न कुछ बुरा देखता है, न बोलता है धार्मिक कट्टरपन के मुद्दों पर। यह सांस्कृतिक पराधीनता है, लाचारी है, जो गंदगी को गलीचे के नीचे डालना चाहती है। राज्य अपने निहित स्वार्थ के चलते प्रजा की स्वाधीनता और आधुनिकता के सारे मूल्यों से दूर ही दूर रख चला है। फासिस्ट राज्य को या सांस्कृतिक फासिज्म का विरोध नहीं करने वाले राज्य को अधर्स किसी दूसरे का एक दूसरे के साथ तनाव बहुत पसंद है। उसी तरह पहचानों की भिन्नता को बनाए रखना भी राज्य ने अपने आप चुना हुआ चरित्र हो गया है। ब्राह्मणवाद या जेंडर से यह थोड़ा अलग है। समाज के शोषित समुदाय, धर्म, संप्रदाय अपनी अपनी पहचानों के गर्व और गौरव का मुद्दा बनाकर जैसे थे स्थिति माने स्टेटस को जरा अलग ढंग से बरकरार रख रहे हैं। पहचानें संस्कृति और समाज के, भाषा और प्रदेश के संकीर्ण दायरों में पनपती है, और हमारे जैसा पिछड़ा हुआ प्रजातंत्र अपने निहित स्वार्थ से पहचानों की सोच को हवा देने का काम कर रहा है। जन आंदोलनों के अभाव में पनपी स्वैच्छिक संस्थाएं पहचानों को आंच न आए, उसी तरह उनके वृद्धि और तथाकथित विकास का काम करती रहती है। शायद वह वृद्धि या विकास को अपने अपने अनुपात में शायद होता होगा, पर इस तरह की सोच और कार्य प्रणाली से न तो जन आंदोलन वाली शिद्दत पैदा होती है और न तो सर्वहाराओं में एकत्व की भावना जन्मती है, क्योंकि आखिरकार पहचानों की जड़ें पूर्व आधुनिक सोच में है और हरेक उस पहचान ने अपने अपने अधर्स वितर्जन को सदियों से नियुक्त कर रखा है। इस सोच और कार्य प्रणाली ने पहचान की राजनीति का जो रूप रचा है, उसने हमारे प्रजातंत्र को सदियों पीछे ढकेल दिया है। पहचानों की राजनीति धिक्कार और हिंसाचार पर चल रही है और नवाचार और आधुनिकता के मूल्यों को भी समाज से दूर ढकेल दिया है। अफसोस की बात यह है कि बाजार और राज्य हमारे इस पूर्व आधुनिकता और अनुआधुनिकता के विचित्र मिश्रण से रंजित सामाजिक ढांचों में परिवर्तन लाने में असमर्थ रहे हैं। क्योंकि ये मसले सांस्कृतिक है, उनके साथ संघर्ष के लिए नई व्यूहरचना चाहिए। सिर्फ कुछ कानून बनाने से या कानून बदल देने से यह स्थितियां नहीं बदलने वाली। कहा जाता है कि पूंजीवाद के लिए समानता जरूरी है। पूंजीवाद के लिए समानता जरूरी तो है, कुछ हद तक यह बात ठीक भी है, पर हमारे देश के पूंजीवाद ने हमारा जीवन स्तर शायद थोड़ा बहुत ऊपर उठाया है, हमारे मध्यम वर्ग की जनसंख्या में बढ़ोतरी की है, पर उसके चलते हमारी मानसिकताएं बहुत ज्यादा नहीं बदली है, बल्कि हमारे देश के पूंजीवाद ने हमारे सांस्कृतिक पिछड़ेपन के कैंचुल में चालाकी से प्रवेश कर लिया है और उसी स्वरूप में वह हमारे दैनंदिन जीवन में आराम से पसर चुका है। वैश्विक बाजार उसके माउथपीस बने, मीडिया और इश्तेहारों के जरिए हमारे सांस्कृतिक पिछड़ेपन ने इस बाजार का फूहड़ और दकियानुसी और उड़ावगी उपभोक्ता ही हमें बना लिया है। एक ओर से हमारा बाजार ग्रस्त मध्यम वर्ग मुश्ताक है कि वह असंभव चुनिंदा चीजों के चुनाव या चॉइस करने पर मुक्त है, पर सही में देखा जाए तो वह बाजार का निशाना बना हुआ है।
इस चालाक बाजार ने मध्यम वर्ग की पिछड़ी हुई मानसिकता को भी बेचना शुरू किया है। यहाँ अब करवा चौथ और षष्ठी पूजा भी बिकते हैं। यहाँ दूध पीने वाले गणपति और दुर्दशा करने वाले शनिदेव भी बिकते हैं, तो दुर्दशा को तथाकथित निवारण करने वाले बाबा बुआ भी बिकाऊ ही है। कुंभ मेला और वैलेंटाइन डे भी एक साथ बिकते हैं। यहाँ तक कि अब तो 8 मार्च वाला हमारा महिला दिवस भी फेयरनेस क्रीम की परत दर परत बिकने लगा है। अब तो शांति, सुख, मुक्ति जैसे मूल्य ऊंचे मोल पर बिकते हैं, और वह भी केवल शहरों में ही नहीं, गांव की गलियों में रंगीन पोस्टरों में लपेट लपेट कर धड़ल्ले से बिकते हैं। कभी कभी तो लगता है कि यह बाजार और मीडिया मिलजुल कर हमारे अग्रवर्ग मध्य वर्ग के लिए डिजाइनर जिंदगियों को बनाते हैं, बेचते हैं, और हम बड़े चाव से उन डिजाइनर जिंदगियां पहनकर इतराते फिरते हैं। दरअसल ये पहनावे तो उस राजा की पोशाक की तरह है कि जो कभी थी ही नहीं। बहरहाल क्या इस भ्रामक इंद्रजाल को तोड़ने वाला कोई नहीं है? कम से कम राज्य ने तो कब से अपने हाथ खींच लिए हैं। इधर मध्यम वर्ग, जिसकी ओर हम परिवर्तन के अग्रदूत बनने की उम्मीद रख रहे हैं, वह तो खुद या तो जाल में फंसा हुआ है या तो फिर जाल बुनने वालों में से एक। तो फिर क्या पूंजीवाद और पूर्व आधुनिकता के इस दोगले दो मुहे प्रभाव को कुचलने वाली आधुनिकता का पुरस्कार यहाँ की जमीन पर कभी नहीं हो सकेगा? शक मजबूत बनता है जब पूर्व आधुनिकता के सारे शस्त्र सजाकर अनुआधुनिकता की सोच और उस सोच के पुरस्कर्ता आधुनिकता के विरोध में उठ खड़े हो चले हैं। वह आधुनिकता जिसका सही उन्नत रूप अभी तक हमने देखना ही बाकी है। कैसे उठाएंगे यह चुनौती जो वैचारिक भी है और सांस्कृतिक भी। पूर्व आधुनिकता के मूल्य और नए समाज की स्थापना को दूर धकेलने वाली यह अनुआधुनिकतावादी सोच और कार्य प्रणाली लेकर के हमारे सामने कौन कौन आ रहा है, जरा देखें। यहाँ उद्योग विरोधी, यंत्र विरोधी, खेतीहर और कारीगर समाज के पुरस्कर्ता है। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध शोषण के शिकार बने हुए लोग हैं। वैश्विक पूंजीवाद के भयानक चेहरे का अध्ययन करने वाले विद्वज्जन भी है, और यूरोप अमेरिका की आधुनिकता का केवल सीमित और युद्धखोर रूप देखकर भड़कने वाले विश्व शांति प्रेमी भी है। हमें यह कहने से हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि यह जो चित्र आधुनिकता का ये दिखा रहे हैं, ये इनका खंड दर्शन है, अपूर्ण दर्शन है, और भारत के संदर्भ में अधपका चिंतन भी। पर ये जिससे आधुनिकता का विरोध कर रहे हैं, उससे एक दूसरे खेमे को बढ़ावा मिल रहा है, जो जानबूझकर पूर्व आधुनिकता के अंधकार को बरकरार रखकर लोगों की आंखों पर पुरातन पंथी सांस्कृतिक मूल्यों की पट्टी बांधकर अपना वर्चस्व जमाकर और नवोदय के प्रकाश से देश को दूर करना चाहते हैं। और इनके रवैये खतरनाक है। ये लोग धर्मनिरपेक्षता का छेद उड़ाने वाले हैं, वैज्ञानिक अभिगम को जड़वाद कहने वाले हैं, बुद्धिनिष्ठा को वितंडा कहने वाले हैं, और व्यक्तिमत्ता को पाप समझने वाले लोग हैं ये। इनकी व्यूह रचनाएं हिंसक है। ये मानसिकताओं में जहर घोलने वाले हैं और इतिहास पर मिथ्याभिमान करने वाले हैं। ये लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ करने वाले हैं और पुरा कल्पनों को इतिहास का रूप देने वाले हैं। बहुत अजीब है ये जुड़ाव, बहुत अजीब है ये जुड़ाव पूर्व आधुनिक और आधुनिकोत्तर सोच प्रक्रिया और कार्य प्रणालिकाओं के बीच पिसा हुआ हमारा समाज, और कहीं दूर 20वें शतक में ही छोड़ दिया गया रेनेसां, नवजागरण और नवोदय का भारतीय कार्यभार। और आश्चर्य तो इस बात का है कि वामपंथ ने इस विरोधाभासी वैचित्र को समझकर उसके साथ संघर्ष करने को प्राथमिकता क्यों नहीं दी होगी। पहचानों की राजनीति जब आज प्रजातंत्र को तोड़ने बैठी है, समाजवाद का माहौल उड़ा रही है, तब भी वामपंथ ने पहचान की राजनीति को चेतावनी के रूप में गंभीरतापूर्वक क्यों नहीं लिया होगा। जिन्हें हम सर्वहारा कहते हैं, उनकी संस्कृति भी तो देखो, पिछड़ी हुई है। वे भी तो जात पात, धर्म, संप्रदाय, भाषा, प्रदेश आदि भिन्नताओं के नकारात्मक प्रयोगों के भंवर में खुद फंसे हुए हैं। वामपंथियों ने आधुनिकता के मूल्यों का सिंचन करके इन सर्वहाराओं की सूखी जिंदगियों को हरी भरी बनाने का कार्यभार
हक पर क्यों नहीं लिया होगा? वामपंथ को उजागर करने थे ये मूल्य, वामपंथ को उजागर करने थे ये मूल्य, जैसे कि केवल विज्ञानवाद नहीं पर वैज्ञानिक अभिगम और जीवन के रहस्यों का खुलासा, वितंडावादी नास्तिकता नहीं पर सृष्टि में किसी भी तथाकथित दैवी हस्तक्षेप का तर्कसंगत इनकार, भीड़ भरी सामुदायिकता को ही प्रजा मान लेने का भोलेपन से मुक्ति, भीड़ भरी सामुदायिकता को ही प्रजा मान लेने के भोलेपन से मुक्ति, व्यक्ति का महत्व और समष्टि के साथ व्यक्ति का सकारात्मक जुड़ाव, व्यक्ति की चेतना का विस्तार और इसके चलते समष्टि का उन्नत जागृत ऊर्जा संचार, यह है आधुनिकता का वह मानववादी सकारात्मक स्वरूप जिसके निर्माण और प्रसार के लिए वामपंथों पर दुनिया को कई अपेक्षा होनी चाहिए और इसे कार्यान्वित करना शायद मुश्किल होगा पर नामुमकिन तो नहीं। हम वामपंथ के विद्वज्जन और कर्मशील वर्ण और वर्ग के परापूर्ववादी संबंधों के अध्ययन और परिशीलन में तो जुटे हुए हैं, पर सही में देखा जाए तो हमारे समाजों में पूंजीवाद ने जिस तरह हमारे सांस्कृतिक पिछड़ेपन और राजनीति को गठजोड़ करने पर सफलता प्राप्त कर ली है, यही सचमुच हमारे सामने की सबसे बड़ी चुनौती है। यूं तो पूरा मामला डेविड और गोलियत वाला लग रहा है, फिर भी हमें बाहरी और हमारे भीतर के गोलियत का मुकाबला करने का संकल्प तो करना ही होगा। इस संघर्ष के लिए कुछ व्यूह रचनाएं होंगी, कुछ रणनीतियां होंगी, कुछ तैयारियां होंगी जो सबसे पहले तो हमारी संस्कृति के विषय की समझदारी को झकझोर देगी। इन रणनीतियों में, तैयारियों में हमारे साथ सिर्फ वे मेहनतकश नहीं होंगे जिन्हें हम क्लासिकी तौर पे मजदूर कहा करते थे। हमें मेहनतकशों की व्याख्या को विस्तार देना होगा। वे मध्यम वर्गीय व्यावसायिक भी होंगे, नौकरी पेशा लोग होंगे, कलाकार होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, कारीगरों के साथ शिक्षक भी जुटेंगे। अलबत्ता यह कहना जरूरी नहीं है कि ये सारे पुरुष भी होंगे, महिलाएं भी होंगी और थर्ड जेंडर का शामिल होना भी स्वाभाविक होगा। वर्ण व्यवस्था, पितृसत्ता और सांप्रदायिकता की लड़ाई साझी लड़ाई होगी। साथ मिलकर हमें अपनी तथाकथित सांस्कृतिक विरासतों का पृथक्करण करना पड़ेगा, आलोचना करनी होगी, इनको चुनौती देनी होगी, उनमें से उन्नत तत्वों को बचाकर हानिकारक तत्वों को छोड़ देने की निर्ममता बरतनी होगी। आज मूढ़ समुदायों की भीड़ में, परिवारों के जंगल में, विरासतों के दलदल में व्यक्ति खो गई है। उस प्रबुद्ध, मानवतावादी, धर्मनिरपेक्ष, स्वाधीन व्यक्ति को पहचान कर उबार लेना होगा। उसकी स्वायत्तता के मूल्य को पुनर्स्थापित करना होगा और ऐसी व्यक्तियों के द्वारा उन्हीं के साथ नए विकल्पों के लिए प्रयास करना होगा। सांस्कृतिक परिवर्तन की शुरुआत घर से होगी। व्यक्ति और समुदाय के बीच घर्षण होगा। व्यक्तिमत्ता सीना तान कर, सर उठाकर खड़ी रहेगी और ऐसे व्यक्तियों से, साझे प्रयासों से नकारात्मक समुदायवाद को खत्म करेंगे। हमें चाहिए होंगे कॉमन कॉज लिए हुए नए व्यक्तियों से रचे गए नए समुदाय जो पारंपरिक समुदायों से सांस्कृतिक संघर्ष में उतरने का निर्भीक साहस करने को सदैव तैयार होंगे। यह सांस्कृतिक बदलाव का साझा संघर्ष ही हमें शोषण विहीन, मुक्त और जिम्मेदार समाज की ओर ले जाएगा। ऐसे प्रयास शुरू तो हो गए हैं। नई चेतना की बयार चारों ओर से लहरा रही है। ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग ही इन प्रयासों में जुटे हुए हैं। जरा अपने दायरों में से बाहर नजर डालेंगे तो ऐसे ताजगी भरे दृश्य हमको भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। नव विचारवादी वामपंथ तो सक्रिय हो ही चला है, पर अब तो आश्चर्य की बात यह भी है कि मध्यम वर्ग भी हजारों की संख्या में स्वयंभू इकट्ठा होने की क्षमता दिखा रहा है। हालांकि उनके सपने छोटे छोटे हैं, उनकी लड़ाइयां भी अपने मुद्दों की ही है, सीमित दायरों में भी है, फिर भी उनके उत्साह और ऊर्जा को हमारे साथ जोड़ना कुछ नए परिणामों तक ले जा सकता है। यह मध्यम वर्ग कहीं पर भ्रष्टाचार का मुद्दा लिए हुए है तो कहीं पर समानता और सलामती के अधिकार की मांग लिए हुए है। 21वीं सदी में भी जात पात के नाम हो रही हिंसा का दृढ़ प्रतिकार भी कर रहा है तो कहीं पर
धर्मनिरपेक्षता के लिए तत्काल सर्वधर्म संभाव वाला समझौता करते हुए भी अमन, इखलास और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। वामपंथ अपनी अलग अलग इकाइयों को लेकर के भी, क्लासिकल सूत्रों को साथ लेकर के भी आर्थिक शोषण के सामने अपनी जुझारू मुट्ठी लहराने से थका तो नहीं है। फिर भी एक बात दीगर है कि नए समाज के सपने को अगर हकीकत में बदलना है तो उसे आधुनिकता के मूल्यों के रसायन में डुबोना होगा, एसिड टेस्ट देना होगा। वैसे संक्रांति से क्रांति तक पहुंचने के लिए हमारे पास दो विकल्प है। एक, बुर्जुआ मध्यम वर्गीय सुधारवादी रास्ता, जिस रास्ते से कुछ लोग सड़ी गली व्यवस्था के भीतर बैठने की रणनीति अपनाते हैं और अंदर रहकर व्यवस्थाओं को सुधारने की उम्मीद से काम करते हैं। और दूसरा रास्ता अलबत्ता सांस्कृतिक क्रांति का, जिसमें बहुत सारी उठापटक, उथल पुथल और अराजकता भी हो सकती है। अब हमें कौन सा रास्ता चुनना है, यह भी कोई पूछने की बात है। आइए हम एक दूजे से कंधे से कंधा मिलाकर चल निकलते हैं। आइए हम एक दूजे से कंधे से कंधा मिलाकर चल निकलते हैं। माना कि छिल गए हैं हमारे कंधे एक दूसरे के साथ चलते चलते। माना कि छिल गए हैं हमारे कंधे एक दूसरे के साथ चलते चलते। अब न आंसू न खून कोई मरहम कारगर नहीं दिखता। अब न आंसू न खून कोई मरहम कारगर नहीं दिखता। काश हमने एक दूसरे के पसीने की गंध को नफरत करने की आदत न डाली होती। फिर भी चलना तो है ही हमें। देखिए, दो राह तो आ चुका। एक राह जाती है नदी की ओर, शांत और प्रशस्त। वहां खड़ी है नाव, हमारे जैसे कुछ यात्रियों को लेकर। बस बैठ लो, नाव ले जाएगी तीर की तरह सीधे उस पार। और वह दूसरी राह जो ले जाएगी समंदर की ओर। बस बह जाओ बनकर लहर, लगा दो गोता अपने आप और फिर चिलचिलाती धूप से तपकर उठो ऊपर, भाप बनकर, अनचिन्हे अदृश्य रहकर। वहां जन्म कर बन जाओ बादल, वहां से उमड़कर बन बारिश। आओ नीचे और छा जाओ, वहां बनकर बारिश। आओ नीचे और छा जाओ अपनी ही जमीन पर पड़ी उन भयावह दरारों पर। बरसक भर दो उन दरारों के कणकण को। फिर देखो एक सुबह को अंकुरित हो उठेंगी दरारें और फिर भरी दोपहरी में नाच उठेगी फुनगियां और शाम होते होते ही हरी भरी बालियां अपने दाने दाने को खाली करने को तड़प उठेगी। और फिर रात की थाली के इर्द गिर्द सारी धरती बैठ जाएगी आलती पालती मारकर। और फिर हम सब अपने अपने हिस्से की रोटी भी खाएंगे और पूरे चांद के गीत भी गाएंगे। तो अपनी कुछ बातों को यहाँ समेट के रखने की कई सारे अनुभवों, कई सारे जिसको कहते हैं विचार, कई सारी मशक्क़तें, कई सारे विमर्श, यहाँ थोड़ा बहुत प्रयास करने की कोशिश की है। और शायद आज सबसे पहला यह वक्तव्य देने का साहस भी साथियों के, कॉमरेड्स के एक संबल से ही मिला है। खासकर मेरे साथी बिरादर हिरेन गांधी के साथ बैठकर विमर्श करने के बाद ये बात रख पाई, जिसकी अपेक्षा हमारे सारे NSI खेमे की मेरे पास थी। धन्यवाद।